वेरी गुड मॉर्निंग ऑल। आई एम पिंकी मलिक, लेक्चर इन इकोनॉमिक्स। आज के इस लेक्चर में हम क्लास 10th का जो पेपर हुआ था 2024 में, उस क्वेश्चन पेपर को सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। MCQ क्वेश्चन जो कि एक नंबर के हैं। पहला क्वेश्चन, सरस्वती सिंधु सभ्यता के किस स्थल से हल का नमूना मिला है? तो जो आंसर होगा वो ए होगा, बन्नावली। क्वेश्चन नंबर 2, मिस्र के इतिहास को कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो मिस्र के इतिहास को 3 भागों में बांटा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण रहा है? गहन खेती, वर्नामूलन, अत्यधिक सिंचाई, अति पशुचारण। तो पंजाब में जो भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण रहा है वो अत्यधिक सिंचाई है। बहुत ज़्यादा सिंचाई की वजह से भूमि की जो उपजाऊपन है, उर्वरा शक्ति है, वो कमज़ोर हुई है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है? राज्य सूची, केंद्र सूची और समवर्ती सूची। 3 तरह की सूची है भारत में। तो समवर्ती सूची ऐसी सूची होती है जिस पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर कार्य करती है, यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के पास वो विषय होता है। तो इनमें से कौन सा है? तो जो शिक्षा है वो समवर्ती सूची में शामिल होती है। जैसे विदेशी मामले हैं वो केंद्र सरकार में शामिल होते हैं, कृषि है वो राज्य सरकार में, लेकिन समवर्ती शिक्षा है वो समवर्ती सूची में शामिल होती है। क्वेश्चन नंबर 5, किसी देश का विकास सामान्यतः किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? प्रति व्यक्ति आय, औसत साक्षरता स्तर, लोगों की स्वास्थ्य स्थिति, उपरोक्त सभी। तो किसी देश का जो विकास है वो इन तीनों चीज़ों पर डिपेंड करता है, प्रति व्यक्ति आय, औसत साक्षरता दर और स्वास्थ्य स्थिति। यानी किसी देश के विकास के लिए उस देश के प्रति व्यक्ति आय, यानी कि उसके पास पैसा होना ज़रूरी है, शिक्षा होनी ज़रूरी है, साथ में लोगों का स्वास्थ्य होना ज़रूरी है, तभी हम उसको बोल सकते हैं कि जो विकास उस देश का हुआ है। तो जो आंसर होगा वो डैश सही होगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 6, महावीर स्वामी का जन्म डैश ईस्वा पूर्व में हुआ था? तो 599 ईसा पूर्व में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 7, श्रीलंका का अधिकारी धर्म डैश है? तो जो बौद्ध धर्म है वो श्रीलंका का अधिकारी धर्म है। भारत के संविधान का संरक्षण कौन है? यानी कि भारत के संविधान का संरक्षण कौन करता है? तो वो है सर्वोच्च न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 9, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक निर्धनता है? तो बिहार है वो सबसे गरीब राज्य है, तो निर्धनता सबसे ज़्यादा बिहार में है। 2011 के सेंसस के बिहार पे अगर हम देखते हैं कि सबसे निर्धन राज्य कौन सा है, तो वो बिहार है। क्वेश्चन नंबर 10, उष्णकटिबंध वर्षावनों में जैव विविधता का उच्च घनत्व होता है। आर है, उष्णकटिबंध वर्षावनों से अधिक वार्षिक वर्षा होती है, उनकी जलवायु गर्म होती है। दोनों ही सही हैं और जो आर है वो ए की सही व्याख्या कर रहा है, इसलिए जो आंसर होगा वो ए होगा, क्योंकि यदि अभिकथन और कारण दोनों सत्य है और जो कारण है अभिकथन की सही व्याख्या करता है, तो हमें ए ऑप्शन पर टिक करना है। तो जो आंसर होगा वो ए होगा। क्वेश्चन नंबर 11, खलीफा कौन थे, उनके क्या कार्य थे? हजरत मोहम्मद के जो उत्तराधिकारी थे, जो इस्लामी राज्य के शासक होते थे, उनको हम खलीफा कहते हैं। वे इस्लाम के सर्वोच्च धार्मिक नेता होते थे। उनका जो मुख्य कार्य था वो इस्लामी राज्य का विस्तार करना था और इस्लाम धर्म का प्रसार और प्रचार करना था। क्वेश्चन नंबर 12, वर्णन करें कि जल किस प्रकार नवीनीकरण संसाधन बन जाता है? नवीनीकरण संसाधन वे संसाधन होते हैं जिन्हें पुनः प्राप्त किया जा सकता है। धरातल का 3/4 भाग जल से घिरा हुआ है। इस जल की जो होता है, जो हम इसको दोबारा प्राप्त कर सकते हैं, वो जल चक्र द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। तो इस जल की जो जल चक्र द्वारा पुनः पूर्ति हो जाती है। जल चक्र में चलने वाला जो समस्त जल है इस बात की पुष्टि करता है कि जल एक नवीनीकरण योग्य संसाधन, यानी कि जल को दोबारा प्राप्त किया जा सकता है, रीयूज हो जाता है जल का। क्वेश्चन नंबर 13, संघीय सरकार क्या है? संघीय सरकार ऐसी सरकार होती है जिसमें जो सरकार है या सरकार की जो शक्तियाँ है वो विभाजित होती है। कोई भी एक सरकार है वह
या एक प्रकार की सरकार है वो पूरे देश को नहीं चलाती। संघीय सरकार में 2 प्रकार की या 3 प्रकार की सरकारें होती हैं, जैसे केंद्र सरकार या राज्य सरकार। केंद्र सरकार है वो पूरे देश पर कंट्रोल करती है, जबकि जो राज्य सरकारें हैं वो किसी प्रदेश को या किसी राज्य पर कंट्रोल करती है। तो राज्य सरकार, भारत में जो संघीय सरकार है और वो 3 तरह से काम करती है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। तो जो स्थानीय सरकार है, पंचायत वगैरह, वो भी भारत में शामिल होती है। तो इस तरह जो भारत में जो शक्तियाँ है वो 3 स्तर पर डिवाइड है। तो जब शक्तियाँ, किसी भी देश की शक्तियाँ अलग अलग तरह से विभाजित होती है तो उसे हम संघीय सरकार कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, द्वितीयक क्षेत्र को परिभाषित कीजिए। तो द्वितीयक क्षेत्र यानी कि जो सेकेंडरी सेक्टर होता है उसको हम विनिर्माण क्षेत्र भी कहते हैं। विनिर्माण क्षेत्र यानी कि औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं। इसमें जो उद्यम है एक प्रकार की वस्तु को दूसरे प्रकार की वस्तुओं में परिवर्तित करता है, जैसे कि कपास से कपड़े का निर्माण होता है, गन्ने से चीनी का निर्माण होता है। तो जो द्वितीयक क्षेत्र होता है उसे हम औद्योगिक क्षेत्र या विनिर्माण क्षेत्र भी कहते हैं। इसमें एक प्रकार की वस्तु को दूसरी प्रकार की वस्तु में परिवर्तित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, वनस्पति जात और प्राणी जात में अंतर बताइए। तो वनस्पति जात का मतलब होता है कि एक क्षेत्र में जितनी भी तरह के पेड़ पौधे पाए जाते हैं उन्हें हम वनस्पति जात कहते हैं। लेकिन अगर किसी क्षेत्र में जितने भी पशु पक्षी या जानवर मिलते हैं तो उसे हम प्राणी जात कहते हैं। अगर इनके अंतर की बात करें तो जो वनस्पति हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जबकि जो प्राणी जात हैं वो वनस्पतियों द्वारा बनाए गए भोजन पर डिपेंड होते हैं। वनस्पति जात किसी खास क्षेत्र या समय में पाए जाने वाले सभी पेड़ पौधों को सम्मिलित रूप से वनस्पति जात कहा जाता है। जैसे नीम एक पेड़ है, जंगल है, अगर आप पूरे उसको शामिल करोगे तो वो वनस्पति जात होगा। प्राणी जात जब किसी विशेष क्षेत्र या समय में पाए जाने वाले सभी पशु पक्षियों या जंतुओं को सम्मिलित करते हैं तो उसे प्राणी जात कहते हैं। तो सम्मिलित रूप को प्राणी जात कहा जाता है। मनुष्य से या कोई मोर, इस तरह के जो पक्षी हैं, जानवर हैं, उनको जब हम सम्मिलित कर लेते हैं तो वो प्राणी जात कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज अंडर एम्प्लॉयमेंट, एक्सप्लेन एन एग्जाम्पल। अल्प रोजगार क्या उदाहरण बताइए। अल्प रोजगार से वह उस सिचुएशन से है जब व्यक्ति कार्य करना चाहता है लेकिन जो उसको कार्य मिलता है उसकी योग्यता से कम मिलता है। अल्प रोजगार यानी जब कोई व्यक्ति अपनी क्षमता से कम काम करता है या उसे कम वेतन मिलता है, कम वेतन वाली नौकरी मिलती है, जिस नौकरी के लिए वो योग्य है उससे कम नौकरी उसे मिल रही है। अल्प रोजगार उस समय भी होता है जब जितने घंटे एक व्यक्ति काम करना चाहता है उससे कम घंटे उसको काम मिलता है। जब किसी व्यक्ति को उसकी योग्यता या जितने समय वो काम करना चाहता है उससे कम समय पर काम मिलता है। जैसे शहरी क्षेत्र में अगर हम सेवा क्षेत्र की बात करें, आईटी की, कंप्यूटर पे जो काम करते हैं, या बैंकिंग क्षेत्र में काम करने वाले अस्थायी कर्मचारी होते हैं, मतलब परमानेंट कर्मचारी नहीं, टेम्परेरी कर्मचारी हैं, तो उनको जो वेतन मिलता है काफ़ी कम मिलता है और वो उस नए रोज़गार की तलाश में इधर उधर घूमते रहते हैं। तो वो जो दैनिक रोज़गार प्राप्त करते हैं उनकी तलाश में रहते हैं, तो वो अल्प रोज़गार कहलाता है। आप अन्य एग्जाम्पल भी ले सकते हो। कोई एक डॉक्टर है जिसने बहुत अच्छी डिग्री प्राप्त कर रखी है लेकिन उसको उसकी पसंद का कार्य नहीं मिलता है तो उसे हम अल्प रोज़गार कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 में केस स्टडी है जो कि एक गद्यांश को पढ़कर आपको क्वेश्चन के आंसर देने हैं। अधिकांश समाजों में व्यवसाय एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होता है। कोई भी कार्य कर रहे हो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पर ट्रांसफ़र होता है। जाति व्यवस्था का एक चरम रूप है। जाति व्यवस्था भी इस तरह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा रही है। इस प्रणाली में एक ही जाति समूह के सदस्यों को एक ही सामाजिक समुदाय बनाना पड़ता है जो समान व्यवसाय का अभ्यास करते हैं, एक ही तरह का कार्य करते हैं। जाति समूह के भीतर ही विवाह करते हैं और अन्य जाति समूह के सदस्यों के साथ भोजन नहीं करते हैं। लेकिन आर्थिक विकास, बड़े पैमाने पर शहरीकरण, साक्षरता, शिक्षा की वृद्धि, व्यावसायिक गतिशीलता, गांव में जमींदारों की स्थिति कमज़ोर होने के साथ जो जाति पद्माकरों हैं, जो जाति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पर जा रही है, वो धारणाएं हैं वो टूट रही हैं, यानी कि जाति प्रथा है उसमें कुछ कमी आई है। तो अब इनके बिहाफ पर आपको क्वेश्चंस के आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 1 है जाति प्रथा का कोई एक दोष बताइए। तो जाति प्रथा का जो दोष होगा वो यही है कि जो
लोग हैं वो एक ही तरह का व्यवसाय कर रहे हैं और एक जाति समूह के अंदर ही विवाह कर रहे हैं। जो जाति समूह है वो एक के अंदर ही विवाह कर रहे हैं और उसी में भोजन कर रहे हैं। तो ये जाति प्रथा का एक कमी है। जाति प्रथा का कोई एक दोष लोग जाति समूह के भीतर विवाह करते हैं और अन्य जाति समूह के सदस्यों के साथ भोजन नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 2, वर्तमान समय में जाति प्रथा के टूटने के क्या कारण है? तो आर्थिक विकास, बड़े पैमाने पर शहरीकरण हुआ, साक्षरता, शिक्षा की दर में वृद्धि हुई है, वैश्विक गतिशीलता में भी वृद्धि हुई है, गांव में जमींदारों की स्थिति कमजोर होने के कारण जो जाति प्रथा है उसके टूटने के ये मुख्य कारण है। आगे क्वेश्चन नंबर 18, ये भी एक केस स्टडी है जो कि इकोनॉमिक्स बेस है। हाल के वर्षों में लोगों ने गरीबों को ऋण प्रदान करने के कुछ नए तरीके आजमाए हैं। विचार यह है कि ग्रामीण जो गरीब हैं, विशेषकर महिलाओं को छोटे स्वयं सहायता समूह में संगठित किया जाए, उनकी बचत को एकत्रित किया जाए। एक सामान्य छोटे समूह जो स्वयं सहायता समूह है जिसको SG बोला जाता है, उसमें 15 से 20 सदस्य होते हैं जो आमतौर पर एक ही पड़ोस में रहते हैं और नियमित रूप से मिलते हैं, बचत करते हैं। लोगों की बचत करने की जो क्षमता है के आधार पर प्रति सदस्य 25 से 100 रुपये या इससे अधिक तक बचत कर सकता है। सदस्य अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए समूह से ही ऋण प्राप्त करते हैं। समूह इन ऋणों पर ब्याज लेता है, लेकिन वे जमींदार साहूकार द्वारा जो वसूले जाते हैं ब्याज उनसे कम होते हैं। 1 या 2 साल के बाद यदि समूह नियमित रूप से बचत करता है तो बैंक में ऋण लेने के पात्र हो जाते हैं। तो अब क्वेश्चन है, स्वयं सहायता समूह में कितने सदस्य होते हैं? तो स्वयं सहायता समूह में 15 से 20 सदस्य होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, बैंक लोन लेने के लिए कब पात्र हो जाते हैं? बैंक से लोन लेने के लिए पात्रता क्या है? बैंक से पात्रता लेने के लिए अगर हम स्वयं सहायता समूह की बात करें तो वो 1-2 साल तक अगर नियमित रूप से मिलते हैं, नियमित रूप से बचत करते हैं तो वो बैंक से ऋण लेने के लिए पात्र हो जाते हैं। वैसे बैंक से जो ऋण लेने के लिए आपको कागजी कार्रवाई करनी पड़ती है, पूरे डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने होते हैं और जो बैंकों से जो ब्याज मिलता है वो काफ़ी सस्ता आपको ब्याज देना होता है। आगे क्वेश्चन नंबर 19, 5 नंबर का क्वेश्चन है, जैन धर्म की उत्पत्ति कैसे हुई? जैन दर्शन और बौद्ध धर्म के बीच में क्या समानता है? तो जैन शब्द से अभिप्राय है वे लोग जो जिन के अनुयायी हैं। जिन का मतलब होता है जो जी है वो धातु से बना है जिसका अर्थ होता है जीतना। इस प्रकार जिन शब्द का अर्थ है इंद्रियों को जीतने वाला। जो प्रथम तीर्थंकर हैं ऋषभदेव, उनने जैन धर्म की स्थापना की थी। तो समानताएं देख लेते हैं, जैन धर्म और बौद्ध धर्म में क्या समानताएं हैं। पहले दोनों जो धर्म हैं वो मनुष्य को मानवता के रास्ते पर चलने की शिक्षा देते हैं। सेकंड, दोनों धर्मों में के अनुसार मनुष्य की जो लालसा है या इच्छा है, तृष्णा है, उसके कारण ही उसे दुख प्राप्त होता है। मनुष्य के दुखों का कारण है मनुष्य की लालसा या इच्छा, जिसको हम तृष्णा बोलते हैं। महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध दोनों ही मनुष्य को सद्कर्म करने की प्रेरणा देते हैं। दोनों ही यानी बौद्ध धर्म है और जैन धर्म है, दोनों ही मनुष्य को अच्छे कर्म करने के लिए प्रेरित करते हैं। फोर्थ, जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों में ही दुखों से पीड़ित जो मनुष्य है उसको उपदेश देकर मोटिवेट करके उसको सतत शांति का मार्ग बताया है कि उपदेश द्वारा उसको शांति का मार्ग मिल सकता है। लास्ट, जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों ही मनुष्य को त्याग, परोपकार, सत्य और अहिंसा का संदेश देते हैं। दोनों ही धर्मों में सत्य और अहिंसा का पाठ पढ़ाया जाता है। लोगों को त्याग और परोपकार की भावना का महत्व समझाया जाता है। लास्ट क्वेश्चन जो कि मैप का है, क्वेश्चन नंबर 20, भारत और विश्व के राजनीतिक मानचित्र पर निम्नलिखित स्थानों को दर्शाइए। कालीबंगा, लोथल, बम्बई, राजाजी नेशनल पार्क, सुंदरवन डेल्टा। कालीबंगा राजस्थान में है, लोथल गुजरात में है और राजाजी नेशनल पार्क उत्तराखंड में है, सुंदरवन पश्चिम बंगाल में है। बम्बई महाराष्ट्र की राजधानी है। इस तरह हम मानचित्र पर इन दृश्यों को दर्शा सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।